वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि बोट अपना आईपीओ लेकर के आने वाला है, जैगवार के ईवी प्लान्स के बारे में, आईटी सेक्टर के बारे में, रेल टेल के डिविडेंड के बारे में, साथ ही साथ जेन टेक्नोलॉजीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहली न्यूज है रेल टेल कॉर्पोरेशन की। रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है और ये जो डिविडेंड होगा वो ₹1 पर शेयर का होगा। अगर मैं इसका रिकॉर्ड डेट बताऊं तो ये 2 अप्रैल को रखा गया है और आपके अकाउंट में पेमेंट 9 अप्रैल को आ जाएगी। वैसे अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो ये कंपनी इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है और ये देश की सबसे बड़ी न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर में से एक है। अगर मैं आपको इनके सर्विसेज में समझाऊं तो बेसिकली ये पूरा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सॉल्यूशंस में काम करते हैं और ये इंडियन रेलवेज के साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को भी डिजिटल सर्विसेज देते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। और हाँ, ये कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद से जरूर कीजिएगा। अगली न्यूज है इंडियन आईटी सेक्टर से रिलेटेड। मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा बताया है। उनका कहना है कि अभी इंडियन आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से ज्यादातर कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए उन्होंने टारगेट प्राइसेस कट किए हैं। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो कोफोर्ज का जो टारगेट प्राइस है वो पहले 11,500 था और अब उसको कट करके 9,400 रुपीज कर दिया गया। टीसीएस का टारगेट प्राइस 4,660 से कम करके 3,950 कर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने। वहीं पे इन्फोसिस की बात करूं तो 2,150 रुपीज से 1,740 रुपीज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1,970 रुपीज से कट करके 1,600 रुपीज का टारगेट प्राइस कर दिया है। वहीं पे टेक महिंद्रा 1,750 से कट करके 1,550 रुपीज का टारगेट प्राइस सेट कर दिया मॉर्गन स्टैनली ने। अब ये जो टारगेट प्राइस का पूरा सीन है वो मैंने ऐसा देखा हुआ है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कई बार जब मार्केट डाउन जाती है तो ऐसी कंपनीज जैसे मॉर्गन स्टैनली और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स रेट कट्स करने लगते हैं और जैसे ही मार्केट बुल रन पकड़ती है ये लोग टारगेट प्राइस बढ़ाते रहते हैं। तो मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि अगर आपने कंपनीज की वैल्यूएशन अच्छे से की हुई है, आपको लगता है कंपनी आगे 5 साल 10 साल तक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। और वैसे भी जब डॉलर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो फिर सिंपल सी बात है, जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, ये चीज है कि ग्रोथ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि ग्रोथ भी उसी लेवल पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगली न्यूज है जैगवार लैंड रोवर की। जैगवार लैंड रोवर ने टाटा मोटर्स के 1 बिलियन रुपीस के नए प्लांट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। और टाटा मोटर्स का जो ये प्लान था जिसमें उन्होंने 1 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किया था, पहले जेएलआर यहाँ पे 70,000 ईवीज और टाटा मोटर्स 25,000 ईवीज बनाने वाले थे। लेकिन जेएलआर का ऐसा कहना है कि उन्होंने इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि इंडिया में जो ईवी कंपोनेंट्स है उनकी प्राइसिंग और जिस क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कोई भी तालमेल नहीं है, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा है और क्वालिटी उतनी अच्छी उनको नहीं मिल रही है, इसलिए अब वो यहाँ पे कार्स नहीं बनाएंगे। और इसी रीजन के वजह से भी जो टाटा का प्रीमियम मॉडल है जिसका नाम है एविनिया ईवी, तो उसके लॉन्चिंग में भी डिले हो सकता है। और काफी लोगों को ये उम्मीद थी कि जो टाटा का एवेन्या मॉडल है वो महिंद्रा के BE6 को टक्कर देगा डिजाइन में और रेंज में, लेकिन अब टाटा मोटर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको और ज्यादा वेट करना पड़ सकता है और उसमें से एक शेयर होल्डर मैं भी हूं, मुझे भी वेट करना पड़ेगा लग रहा है इस बार। वैसे आप अगर मेरा देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मुझे लगता है ये डिले एक तरह से अच्छी चीज है क्योंकि महिंद्रा का BE6 जो रेंज देता है उस रेंज के कंपैरिजन में एवेन्या का रेंज बहुत ही कम था, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस था। अगली न्यूज है बोट की। बोट अब अपना आईपीओ लेकर के आने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं 2022 में बोट का आईपीओ का प्लान था, लेकिन उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया और प्लान कैंसिल करने के बाद $60 मिलियन का प्राइवेट फंडिंग उठाया था और अब कंपनी $2 बिलियन का वैल्यूएशन टारगेट रख रही है। और अगर मैं आईपीओ के डिटेल्स में जाऊं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपए के ही नए शेयर्स इशू होंगे, बाकी 1500 करोड़ रुपए का जो पूरा होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। और कंपनी यानी कि बोट ये प्लान कर रही है कि अगले हफ्ते इसका DRHP फाइल कर दिया जाए। अब मैं आपसे एक बहुत ही
ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी गहरी है। मैंने आपको बोला कि कंपनी जो है वो $2 बिलियन का अपना वैल्यूएशन रख रही है, और अगर आप $2 बिलियन को INR में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 16,000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। लेकिन IPO 2,000 करोड़ रुपए का ही आ रहा है, तो ये दोनों चीजें तो मिसमैच हो गई। और ये चीज कैसे हो सकती है? अगर वैल्यूएशन $2 बिलियन का है तो फिर कंपनी का IPO सिर्फ 2,000 करोड़ रुपीस का कैसे हो सकता है? इसका IPO तो 16,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, देखता हूँ इसका सही आंसर कितने लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं अगले न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे इस वीडियो पे एक लाइक चाहिए आपका। अगली बिजनेस न्यूज अपने आप में एक अच्छी खबर भी और एक बुरी खबर भी हो सकती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि स्टारलिंक को इंडिया में जियो और एयरटेल के साथ पार्टनरशिप्स करने के बाद अब बहुत ही जल्द रेगुलेटरी अप्रूवल भी मिल सकता है। पहले तो लोग कह रहे थे कि जो स्पेसएक्स है वो जियो के साथ पार्टनरशिप करेगा, तो जियो के जो भी शेयर होल्डर्स थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन स्टारलिंक ने एयरटेल के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। अब देखते हैं ये सारी चीजें कैसे जाती है और एयरटेल को कितना फायदा होता है और जियो को कितना फायदा होता है स्टारलिंक के वजह से। हालांकि एयरटेल और जियो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो स्पेक्ट्रम का प्राइस है वो डायरेक्ट स्टारलिंक को दिया जाए। वो चाहते थे कि जैसा हमेशा से होता आया है वैसे ही इस बार भी बिडिंग के थ्रू ही स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और अब जियो और एयरटेल जिसका अपोज करते थे उसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो देयर इज नो परमानेंट एनिमी एंड देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स इन द बिजनेस। तो ये आप समझ रहे हो कैसे चीजें होती हैं बिजनेस में। सबसे पहले ही फायदा देखा जाता है और शायद यही सही तरीका भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि स्टारलिंक का हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि इंडिया के अंदर स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी है, 5G है, वाईफाई है, तो स्पीड का प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमें स्टारलिंक की जरूरत क्या है? तो स्टारलिंक की जो जरूरत है वो आप ऐसा समझ सकते हो कि जब आप गांव में जाते हो या फिर किसी बीहड़ इलाके में जाते हो तो वहां पे इवन जियो का इंटरनेट तेज नहीं चलता है, कभी कभी एयरटेल का भी स्पीड बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो वो लोग जो गांव से शहर में आकर के काम करते हैं तो वो घर पे बैठ करके भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं यूएस में या फिर किसी भी कंट्री में। लेकिन देश से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया के लिए कोई भी थ्रेट होता है स्टारलिंक तो उसको जरूर बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे गवर्नमेंट पे थोड़ा भरोसा भी है, गवर्नमेंट जरूर इसका ड्यू डिलिजेंस करेगी और ये काफी सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेने भी पड़ेंगे स्टारलिंक को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो आंख बंद करके सबको एक्सेस देती रहेगी। तो शायद हमें उसका ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इन सारे थ्रेट्स का कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेगी। अगली न्यूज है एक ऐसे एक्स यूजर की, एक्स यानी कि मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ, जिनके घर में 1992 का रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर सर्टिफिकेट मिला है जो फिलहाल 10 लाख रुपए तक के हो सकते हैं। और अभी जब मार्केट डाउन है उस केस में मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, अगर मार्केट अप है तो फिर हो सकता है उनके पास अप्रोक्सीमेटली 11 लाख 12 लाख के शेयर्स हों। और पहले ये 10 शेयर्स थे, लेकिन हाँ अगर आप बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स देखो तो टोटल 800 शेयर्स बन चुके हैं उनके। तो रिलायंस का करंट प्राइस अभी है 1247.3 रुपीज और अगर आप उस हिसाब से इन शेयर्स की वैल्यू निकालो तो 9,97,840 रुपीज हो रहा है। लेकिन ये शेयर्स पिछले 7 साल से इनएक्टिव हैं, तो ऐसा हो सकता है कि IEPF में ये शेयर्स ट्रांसफर हो गए हों। तो अब यूजर को रिलायंस में या फिर के फिनटेक से कांटेक्ट करना होगा। और काश मैं वैसे अपने पापा से पूछूंगा कि हमारे पास भी कोई शेयर्स पड़े हुए हैं क्या। ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके दादा ने कुछ शेयर्स परचेज किए हों और आपको न पता हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है अगर किसी की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो तो। और कई बार मुझे लोग कहते हैं कि अभिषेक तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और अगर शेयर सर्टिफिकेट्स मिल गए और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रही तो फिर कल से यूट्यूब सब बंद, मजे करूंगा बिल्कुल बैठ करके। पैसा ही पैसा होगा। खैर चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ और बात करते हैं जेन टेक्नोलॉजीज की। जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर 2025 में 53% नीचे गिर चुका है, लेकिन इलारा सिक्योरिटीज ने इसे 1535 रुपीज का टारगेट दिया है जो 30% का अपसाइड दिखाता है। लेकिन इस कंपनी के बारे में मैं शॉर्ट में 2 शब्द कहना चाहूंगा। ये कंपनी सिमुलेटर्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स बनाती है और इसका मार्केट शेयर 90% का है। अब कंपनी
कंपनी का ऐसा कहना है कि वो AI लेड डिफेंस सॉल्यूशंस और ड्रोन में भी एक्सपेंड करेंगे और इसके लिए वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए यूएस के साथ कुछ कंपनीज के साथ टाई अप्स भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी AI का क्रेज चल रहा है तो हर कंपनी AI कर रही है। इवन की बहुत सारी कंपनीज जिनका AI से कोई लेना देना नहीं है वो भी कह रही है कि हम AI ड्रिवन डेटा सोर्स करेंगे, AI ड्रिवन हम अपनी टेक्नोलॉजी को बनाएंगे। तो इस चीज से आप हमेशा बच के रहना। ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनी कह रही है AI रिलेटेड चीजें करेंगे तो उसमें भी वो AI इंटीग्रेट कर दें। हो सकता है सिर्फ छोटा सा पार्ट यानी कि 1% AI इंटीग्रेट करें और आप उससे मोटिवेट हो जाओ और इन्वेस्टमेंट कर दो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हमेशा अपना रिसर्च करो और ये कंपनी भी कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और इसी के साथ आपसे लेता हूं मैं अलविदा और आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और सिर्फ एक अपडेट है, आने वाले कुछ समय में हो सकता है 1-2 महीने में जब हमारे वीडियोस पे लाइक्स बढ़ जाए और हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, शायद 2000 सब्सक्राइबर में भी, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है, तो फिर मैं इस चैनल पे बुक के समरीज भी अपलोड करूंगा। जितने भी फाइनेंशियल बुक्स हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, तो ऐसे बुक्स के समरीज मैं अपलोड करूंगा। और अगर आपको ऐसे समरीज चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, शायद हम उससे पहले भी अपलोड करना स्टार्ट कर दें। और अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर। फिर से आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।